कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1968 से और कहानी हमें एक अमीर आदमी क्लीव फ्रैंको के पास लेके जाती है। क्लीव की बीवी एना बहुत बीमार है और शायद उसे पता है कि उसकी बीवी के साथ ये सब कैसे हुआ है। वो अपनी बीवी की अंगूठी निकालता है, बाहर की तरफ जाता है। बाहर में ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कि क्लीव किसी आत्मा को बुलाने वाला है। क्लीव एक किताब को उठाता है। क्लीव आत्मा को बुलाना शुरू करता है। वो कहता है कि जिस आत्मा ने मेरी बीवी की ये हालत की, वो अपना चेहरा कैनवस में ड्रॉ करो। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्लीव काफी कोशिश करता है लेकिन आत्मा तो वहाँ आ ही नहीं रही। क्लीव परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके पुकारने पे धीरे धीरे कलर उठ रहे हैं और आत्मा वहाँ आ चुकी है। आत्मा अपना चेहरा कैनवस पे ड्रॉ कर देती है। क्लीव ये सब देख के डर रहा है और फिर उस कैनवस से एक लड़की की आत्मा निकलती है और वो क्लीव के ऊपर हमला कर देती है। अगली सुबह एना की आंख खुलती है। उसके सामने उसका पति बैठा है, लेकिन अब वो उसका पहले वाला पति नहीं है बल्कि वो एक शैतान बन चुका है। वो एना को देख के हंसता है और उसके बाद ये खबर आती है कि एना और क्लीव दोनों मर चुके हैं। किसी को नहीं पता, ना ही किसी को समझ में आता है कि एना और क्लीव की मौत आखिरकार हुई कैसे। कहानी आगे बढ़ती है 5 महीने आगे और मूवी हमें एना की बहन एवलिन के घर लेके जाती है। एवलिन जिसने एक मिडिल क्लास आदमी एडम के साथ शादी की और उसके बच्चे हैं नेल्सन, जैनिस और लूसी। वो लोग अपनी जिंदगी बहुत ही गरीबी के साथ गुजार रहे थे। एडम की एक फर्नीचर की दुकान थी जो कि अब चल नहीं रही थी, लेकिन तभी एक दिन किस्मत उनके दरवाजे पे दस्तक देती है। वकील एवलिन के पास आता है और वो एवलिन को बताता है कि मरने से पहले तुम्हारी बहन एना ने अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। एवलिन को समझ में नहीं आता कि उसकी बहन ने ये सब किया क्यों। उसने सालों से अपनी बहन से कोई बात भी नहीं की, तो आखिरकार उसकी बहन उससे चाहती क्या है। ये न्यूज सुन के एडम बहुत खुश है। वो एवलिन को समझाता है कि हमें उसके घर जाना चाहिए। वो फ्रैंको फैमिली में रहती थी। सोचो कितने अमीर फैमिली है, उनके पास तो कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, हमें वहां जाना चाहिए। एडम की बात सुन के एवलिन भी मजबूर हो जाती है और अगली सुबह एवलिन और उसकी पूरी फैमिली एना के घर जाते हैं। एना और क्लीव मर चुके हैं। उनके परिवार में कोई नहीं बचा। उनका घर बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है, लेकिन उनके घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी पेंटिंग है। एवलिन और उसकी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस घर में इतनी सारी पेंटिंग क्यों है। एक एक कमरे में, एक एक हॉल में, हर जगह पेंटिंग है। और उसके बाद एवलिन की नजर एक लड़की की पेंटिंग की तरफ पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे इस लड़की की पेंटिंग देखे। वो अपने बड़े बेटे नेल्सन से कहती है कि इस पेंटिंग को उठा के स्टोर रूम में रख दो। नेल्सन पेंटिंग को रख रहा है, लेकिन एडम का ध्यान उस लड़की की पेंटिंग की तरफ है। सब कोई बहुत खुश है कि वो रातों रात अमीर बन चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि खौफनाक सफर तो अब शुरू होगा। रात होती है। जैनिस अपने कमरे में अकेली है। तभी जैनिस का ध्यान उसके कमरे की एक पेंटिंग की तरफ जाता है, जहाँ पर पेंटिंग का आदमी हाथ में कैंची और कंघी लेके है। जैनिस को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी पेंटिंग है। वो उस पेंटिंग को ढक देती है और उसके बाद वो सो जाती है। जैनिस तो सो जाती है, लेकिन जैनिस ये नहीं देख पाती कि उस पेंटिंग से एक हाथ निकल के उसके बालों को काट रहा है। जैनिस को तो पता भी नहीं कि वो कहाँ फंस चुकी है। और इन सारी बातों से बेखबर एडम अभी हॉल में बैठा है, लेकिन एडम का ध्यान अभी भी उस पेंटिंग वाली लड़की की तरफ है। तभी एडम को ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसी लड़की का साया है, लेकिन फिर एडम हंसने लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है। बेचारे एडम को तो पता भी नहीं था कि यहाँ क्या हुआ। अगली सुबह जैनिस की आंख खुलती है और जैनिस ये देखती है कि उसके बाल कटे हुए। उसे ये लगता है कि ये काम उसकी बहन लूसी ने किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लूसी के पास जाती है। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। एवलिन वहाँ आती है। जैनिस एवलिन को बताती है कि लूसी ने देखो क्या किया। लूसी मना कर रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एवलिन दोनों को समझाती है कि लड़ाई मत करो। और उसके बाद अब एडम और नेल्सन घर से बाहर जा रहे हैं राशन लाने के लिए। वो दोनों चले जाते हैं। जैनिस और लूसी भी अपने काम में बिजी है और यहाँ एवलिन घर की साफ सफाई कर रही है। एवलिन एक आईने को साफ कर रही है, लेकिन तभी एवलिन ये देखती है कि उसके पीछे वाली पेंटिंग अपने सर को मूव कर रही है। एवलिन बहुत डर जाती है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। तभी उसकी बेटी की आवाज उसे आती है, मम्मी मम्मी कहाँ है आप? एवलिन हंसते हुए अपनी बेटी की तरफ जाती है, लेकिन तभी एवलिन ये देखती है कि उसकी बेटी तो बाहर है। तो यहाँ कमरे से उसे कौन आवाज दे रहा है? एवलिन बहुत डर जाती है। एक ही दिन में उसके साथ 2 हादसे हुए, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता सकती। रात हो जाती है। एवलिन अभी भी बहुत डरी हुई है। वो ये सोचती है कि क्या ये बात वो एडम को बता सकती है, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। एवलिन और एडम दोनों सो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज रात कितनी भारी है, क्योंकि कहानी हमें जैनिस के कमरे में लेके जाती है। जैनिस अभी भी बहुत डरी हुई है। वो उस पेंटिंग को देख रही है और उसे शक हो रहा है
कि कहीं इस पेंटिंग ने तो मेरे बाल नहीं काटे, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि ये कैसी गलतफहमी है। वो उस पेंटिंग को एक बार फिर ढक देती है और फिर वो सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पेंटिंग से एक हाथ बाहर निकलता है और वो जैनिस के बाल को काट रहा है। जैनिस की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये काम उसकी बहन कर रही है। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि उसकी बहन दूर दूर तक कहीं नहीं है। अब उसे डर लग रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो पेंटिंग की तरफ देखती है तो पेंटिंग में जो आदमी है वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। जैनिस बहुत डर जाती है। वो कबर्ड में जाके छुप जाती है। वो कबर्ड से देख रही है कि उस पेंटिंग के अंदर का साया धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। जैनिस बहुत डर चुकी है और उसके बाद वो साया जैनिस के पीछे कबर्ड में भी आ जाता है। वो जैनिस के बाल काट रहा है। जैनिस चिल्ला देती है, मम्मी पापा मुझे बचाइए। उसकी आवाज सुन के पूरी की पूरी फैमिली वहां आ जाती है। जैनिस बहुत डरी हुई वो सबको बता रही है कि उस पेंटिंग का आदमी बाहर निकल गया था, वो मेरे बाल काट रहा है। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं है। एवलिन को अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि इस घर में और इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन एडम को ये सारी बातें मजाक लग रही है। एडम कहता है कि लाओ मैं इस पेंटिंग को उठा के स्टोर रूम में रख देता हूँ और तुम लोग जाके सो जाओ। सब कुछ सो जाते हैं। एडम उस पेंटिंग को स्टोर रूम में रख चुका है, लेकिन फिर एडम के ध्यान में उसी लड़की की पेंटिंग आ रही है। उसे मन कर रहा है कि वो उस पेंटिंग को देखे। वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद स्टोर रूम की तरफ बढ़ता जाता है और तभी उसके पैर के पास एक कैंडल आती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे ये कह रहा है कि उस पेंटिंग को देखो। एडम कैंडल को जलाता है और फिर वो ये देखता है कि उस पेंटिंग की लड़की धीरे धीरे करके उस पेंटिंग से बाहर निकल रही है और वो एडम की तरफ बढ़ती है। एडम बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब एडम की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं कि रात में क्या हुआ। लेकिन अब एडम को भी शक हो रहा है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस घर में सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। और इसी बीच एवलिन को इस घर में एक किताब मिलती है जिसमें आत्माओं को बुलाने के मंत्र लिखे हुए हैं और उस किताब में एक चैप्टर है द पेंटेड। एवलिन बहुत हैरान है कि इस घर में ये किताब कर क्या रही है। अब सारी की सारी फैमिली डर चुकी है। वो एडम से बात करते हैं कि हमें इस घर से चलना चाहिए, लेकिन एडम सबको ये बताता है कि हमारी हालत बहुत खराब है। हम अगर इस घर में नहीं रहे तो उसके बाद हम सड़क पे आ जाएंगे। मजबूरी में सबको एडम की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आज रात क्या होगा। रात में सब कुछ सो रहे, तभी एवलिन को आवाज आती है, मम्मी मम्मी आप कहाँ हैं? प्लीज मेरे पास आइए। ये आवाज उसकी छोटी बेटी लूसी की है। एवलिन को लगता है कि कहीं उसकी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं। वो बाहर की तरफ निकलती है। वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वो एक साय को दिखती है जो कि एक पेंटिंग के अंदर जा रहा है। एवलिन बहुत डर जाती है। वो नीचे की तरफ जाती है। नीचे एक बच्चे की पेंटिंग है। उसे लगता है कि शायद ये उसका डर है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये डर नहीं बल्कि असलियत है। वो बच्चा अपनी पेंटिंग से बाहर निकल जाता है और वो एवलिन का पैर पकड़ लेता है और फिर वो आगे की तरफ भाग जाता है। एवलिन को जानना था कि ये सब क्या हो रहा है। वो उस बच्चे के पीछे जाती है और वो बच्चा उसे बेसमेंट के पास ले जाता है और फिर वो बच्चा उसे बेसमेंट के नीचे धक्का दे देता है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। एवलिन तो बेसमेंट में फंस चुकी थी, लेकिन अब बारी उसके बड़े बेटे नेल्सन की थी। नेल्सन को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में बारिश हो रही है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में जितनी भी पेंटिंग है सबसे पानी बाहर निकल रहा है। नेल्सन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो पेंटिंग को गौर से देखता है और उसके बाद वो पेंटिंग नेल्सन को पकड़ लेती है। नेल्सन का दम घुटने लगता है। वो चिल्लाता है और उसकी चीख की आवाज सुन के उसके पापा और उसकी बहनें वहां पर आ जाते हैं। एडम भी ये देख लेता है कि ये पेंटिंग कितनी खतरनाक है। वो किसी तरह से अपने बेटे को बचाता है, लेकिन अब उसे उसकी बीवी की आवाज आ रही है। वो नीचे स्टोर रूम में सब कोई एवलिन को बचाने के लिए वहां जाते हैं और नीचे बेसमेंट में एवलिन का सामना उसी लड़की से होता है जिसकी पेंटिंग ये सब करवा रही थी या शायद कर रही थी। एवलिन उसे देख के बहुत डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो लड़की एवलिन को कुछ कर पाती वहां पर सब कोई आ जाते हैं। अब उनके लिए इस घर में एक सेकंड भी रहना नामुमकिन था। पूरी की पूरी फैमिली जिस हालात में उस हालात में वहां से भाग जाती है। वो लोग अपने घर जाते हैं। अब वो लोग बहुत निराश है। एडम और एवलिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। वो लोग बहुत करीब होते जा रहे हैं। उनके पास एक आखिरी मौका था इस घर को बेचने का, लेकिन अब वो उस घर में जाएंगे कैसे? एवलिन और एडम ये फैसला करते हैं कि वो जानेंगे कि इस घर में आखिरकार हो क्या रहा है। एवलिन को याद है कि उस घर में उसे एक किताब मिली थी और वो फैसला करती है कि इस किताब को जिसने लिखा है वो उसके घर जाएगी और पता करेगी कि ये किताब किस बारे में। एवलिन तो वहां से चली जाती है, लेकिन अब एडम अपने तरीके से उस घर के भूत को भगाने की साजिश कर रहा है। इन सारी बातों
से बेखबर बच्चे ऊपर की तरफ खेल रहे थे, लेकिन तभी लूसी और जेनिस ये देखती है कि उस लड़की की पेंटिंग उनके घर में भी आ चुकी है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग एडम को बुलाते हैं। अब एडम भी बहुत परेशान है कि ये पेंटिंग उनके घर में कैसे आई। उसे पता नहीं था कि मौत का सिलसिला तो अब चालू हुआ है। अब इस पेंटिंग का राज बहुत जल्दी खुलेगा। एवलिन उस बुक के ऑथर के पास जाती है। पहले तो वो राइटर एवलिन से बात करने को तैयार ही नहीं है, लेकिन उसके बाद एवलिन उसे समझाती है कि इस पेंटिंग ने मेरा जीना हराम कर दिया है, वो मेरे फैमिली को मारने वाली है, प्लीज मुझे बचाइए। फिर वो राइटर तैयार हो जाती है कि वो एवलिन की मदद करेगी और फिर वो राइटर एवलिन के सामने सारी सच्चाई खोलती है। वो उसे बताती है कि पुराने जमाने में, यानी कि आज से कई सौ साल पहले, लोगों को जब आत्माएं बुलानी पड़ती थी तो वो कैनवस का इस्तेमाल करते थे। आत्मा कलर के जरिए कैनवस में आ जाती थी और उसके बाद वो कैनवस में ही रहती थी, लेकिन इंसानों का पेट इसी से नहीं भरा। फिर वो ये सोचने लगे कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद वो एक काम करने लगे, जब भी कोई मरता तो वो उसकी आत्मा को कैनवस में कैद कर देते और उसके बाद उसकी आत्मा कैनवस में रहती और जब उस आत्मा का मन करता तो वो कैनवस से बाहर निकल जाती। ऐसे वो लोग अमर होने लगे और इस परंपरा से इस दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा। तो धीरे धीरे करके इस परंपरा को बंद करवाया गया, लेकिन सिर्फ एक ही फैमिली थी जो कि आज भी ये परंपरा करती है और वो और कोई नहीं बल्कि फ्रैंको फैमिली है। तुम फ्रैंको फैमिली के घर में जितनी भी पेंटिंग देख रहे हो सब उसके रिश्तेदार हैं, सब उसके पूर्वज हैं जो कि मरने के बाद भी आज भी जिंदा हैं और उसी में से कोई एक उस लड़की की पेंटिंग होगी। और उस लड़की ने क्या किया है, कब किया है, क्यों कर रही है, इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। राइटर की बात सुन के एवलिन बहुत डर जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या इससे छुटकारा पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो राइटर एवलिन को समझाती है कि आत्मा को कैनवस में कैद करने से पहले उसकी किसी प्राइवेट चीज को इस्तेमाल किया जाता था। अगर तुम इस लड़की की किसी प्राइवेट चीज को ढूंढ लो और उसके बाद इसकी आत्मा के साथ पेंटिंग को जला दो तो फिर शायद ये लड़की खत्म हो सकती है। अब एवलिन को थोड़ा बहुत रास्ता तो मिल चुका था। वो अपने घर की तरफ लौट रही थी, लेकिन सिर्फ एवलिन ही नहीं बल्कि एडम भी ये कोशिश कर रहा था। एडम फ्रैंको फैमिली के बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि ये लड़की कौन है। वो अपनी बीवी को बताता है कि इस लड़की का नाम कैसेंड्रा है। ये फ्रैंको के फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्लीव का एक पर दादा था जिसका नाम था आइवर। आइवर तो शादीशुदा था, लेकिन एक दिन एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उस लड़की का नाम था कैसेंड्रा। वो इतनी खूबसूरत थी कि आइवर को उससे प्यार हो गया। आइवर उसके साथ जीना चाहता था, उसके साथ मरना चाहता था। लेकिन कुछ महीने के बाद कैसेंड्रा की तबीयत बहुत खराब हुई। डॉक्टर ने ये कह दिया कि कैसेंड्रा अब जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन कैसेंड्रा और आइवर को मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना था। आइवर कैसेंड्रा से ये कहता है कि तुम मर जाओ और मैं तुम्हारी आत्मा को पेंटिंग में कैद कर दूंगा और उसके बाद मैं भी अपनी जान देके पेंटिंग में आ जाऊंगा और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। कैसेंड्रा मर जाती है और आइवर कैसेंड्रा की आत्मा को पेंटिंग में कैद कर देता है। लेकिन जब बारी उसके मरने की आती है तो आइवर डर जाता है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो मर सके। वो कैसेंड्रा को धोखा दे देता है और अब कैसेंड्रा की आत्मा को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आइवर और उसके पूरे खानदान को श्राप दे देती है और फिर उसके बाद कैसेंड्रा धीरे धीरे निकल के आइवर और उसके घर के मर्द के ऊपर अपना जादू करती और वो मर्द अपनी घर की बेटी, बहन या बीवी को मार देते। ऐसे धीरे धीरे करके कैसेंड्रा का बदला पूरा होने लगा। जब क्लीव के बाद फ्रैंको फैमिली खत्म हो गई तो फिर कैसेंड्रा ने एना की बहन यानी कि एवलिन को अब अपना निशाना बनाया और अब वो एवलिन के पीछे है। एडम और एवलिन को पता है कि उसे उन्हें रोकना पड़ेगा। अब उन्हें कैसेंड्रा के घर जाके सारी पेंटिंग को जलाना पड़ेगा, तभी कैसेंड्रा उनका पीछा छोड़ेगी। एडम और एवलिन अपने बच्चों को अकेला छोड़ के कैसेंड्रा के घर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसेंड्रा सिर्फ वहां नहीं बल्कि यहाँ भी है। उनके बच्चे घर में अकेले और वो ये नहीं देख पाते कि कैसेंड्रा वहां आ चुकी है। इन सारी बातों से बेखबर एडम और एवलिन अब फ्रैंको के घर में पहुंच चुके हैं। वो ये फैसला करते हैं कि पहले तो वो सारी पेंटिंग को जला देंगे ताकि ये पेंटिंग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एडम सारी पेंटिंग को जला रहा है और एवलिन बेसमेंट की तरफ जा रही है कैसेंड्रा की एक ऐसी चीज को ढूंढने के लिए जिसकी मदद से आइवर ने कैसेंड्रा की आत्मा को पेंटिंग में कैद किया था और फिर उसे एक लॉकर
लॉकेट मिल जाता है। ये लॉकेट कैसेंड्रा का है, लेकिन इससे पहले एवलिन या एडम उस घर से बाहर निकल पाते, सारी पेंटिंग उनके ऊपर हमला कर देती है। एडम किसी तरह से बच के अपनी बीवी को बचाता है और वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। अब वो लोग बहुत खुश हैं कि वो लोग अब बच सकते हैं, लेकिन एडम के दिल में अभी भी एक बात है और उसे ये बात एवलिन को बतानी है। वो एवलिन से कहता है कि चलो मेरे साथ घर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एवलिन और एडम घर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले एडम अपनी बीवी को कुछ बता पाता। उनकी बेटी जैनिस भागते हुए वहां आती है और वो कहती है नेल्सन को कुछ हो चुका है, वो लूसी को लेके कमरे में गया है, वो लूसी को मारने वाला है। एवलिन और एडम को समझ में आ जाता है कि अब कैसेंड्रा ने नेल्सन के ऊपर अपना काबू कर लिया है और वो लूसी को मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले नेल्सन लूसी को मार पाता। एडम और एवलिन लूसी को बचा लेते हैं और नेल्सन को एक कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो ज्यादा देर तक नेल्सन को कैद में रख नहीं पाएंगे। वो अपनी दोनों बेटी को कहते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ आना मत, और उसके बाद वो ये रस्म करना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें पहले इस श्राप को कैसे तोड़ना है। आइवर ने जो प्रॉमिस अधूरा छोड़ा था, उन्हें वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। उन्हें कैसेंड्रा की आत्मा के साथ आइवर की आत्मा को भी पेंटिंग में कैद करना पड़ेगा, तभी कैसेंड्रा का गुस्सा खत्म होगा। वो सबसे पहले कैसेंड्रा की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। कैसेंड्रा की आत्मा वहां आ जाती है और फिर वो आइवर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, आइवर की आत्मा तो वहां आ ही नहीं रही है और वहां नेल्सन कैद से आजाद हो चुका है। वो अपनी फैमिली को कभी भी मार सकता है। एवलिन को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, और तब एडम एवलिन को सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि यहाँ आने से पहले एक रात मुझे वो लड़की मिली थी और अब उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है, और वो लड़की तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अपनी कुर्बानी न दूं और मेरी आत्मा इस कैनवस में कैद नहीं हो जाए। एवलिन अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश करती है, वो रोती है, लेकिन एडम को पता है कि उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। वो अपनी जान दे देता है और मजबूरी में एवलिन एडम की आत्मा को पेंटिंग में कैद कर देती है। एडम की आत्मा पेंटिंग में कैद हो चुकी है और शायद कैसेंड्रा का गुस्सा अब खत्म हो चुका है। वो नेल्सन की तरफ देखती है, लेकिन ये क्या, नेल्सन अभी भी हंस रहा है। कैसेंड्रा अब भी नेल्सन के अंदर है और वो एवलिन को मारना चाहती है। एवलिन को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर उसकी बेटी जैनिस और लूसी आ जाती है। उन दोनों ने ये फैसला किया था कि वो अपनी माँ और पापा को छोड़ के वहां से जाएंगे नहीं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी माँ को कैसे बचाए। तभी वो ये देखते हैं कि एवलिन लाइटर की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रही है। वो समझ जाती है कि उसकी माँ क्या करना चाहती है। वो लाइटर को ऑन करती है और पेंटिंग को जला देती है। वो उस हिस्से को जला देती है जिसमें कैसेंड्रा थी, और ऐसे कैसेंड्रा की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। लेकिन ये करने के लिए इस फैमिली को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एडम की आत्मा अब उस पेंटिंग में कैद है। एवलिन ये तय करती है कि वो इस पेंटिंग उस राइटर को ही दे देगी, वही इसका ख्याल अच्छी तरीके से रख सकती है। एवलिन उस राइटर को ये पेंटिंग तो दे देती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेंटिंग का सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है, इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। आप लोग भी बताइए आप लोगों को क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।